डियर फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार, सादर और हार्दिक अभिवादन। इस चैनल पर फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं और ज़रा गौर से सुनिए। ये विषय ऐसा है जैसा इस देश के किसी भी बुद्धिजीवी ने न कभी सोचा है न कभी बोला है। एक बात। दूसरी बात, मेरे बाकी वीडियोस के समान भी ये भी आपको इनाम जीतने का, प्राइज़ विन करने का मौका देता है। तो यदि थोड़ा भी धैर्य है तो इसको कृपया अंत तक देखिए। आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और आप चाहेंगे, यदि आप फैक्चुअल लेवल पर इसको डिनाई करेंगे तो आप प्राइज़ के भी हकदार होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा बर्निंग टॉपिक है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका किसने। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आखिर किसने रोका या किसने रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर। अब फ्रेंड्स, पिछले एक महीने से सारे टीवी चैनल पर हमारे तमाम बुद्धिजीवी इसी बात को लेकर मगजमारी कर रहे हैं कि दुनिया के चौधरी ट्रंप दादा ने ये रुकवाया या नहीं रुकवाया। कांग्रेस वाला पक्ष कहता है कि ये उनके दबाव में रोका गया और जो बीजेपी वाला पक्ष है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, तो जो चर्चा है, जो विवाद है, उसकी धुरी यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ या जो ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया गया है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर की बड़ी भूमिका थी, या दुनिया के स्वनामधन्य चौधरी जी ने, ट्रंप ने ये वाला काम किया। तो मैं आपकी धारणा को मूल रूप से ध्वस्त करूंगा और दूसरा फिर मैं आपको जो अपना व्यू है, मैं अपना व्यू बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या, और मैं आपको हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अमेरिकन हेजेमनी या डोनाल्ड ट्रंप की बात है, ये ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जैसे पुराने अमेरिकन राष्ट्रपति हुआ करते थे, बहुत पावरफुल और जिनकी गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई आती थी। ये इस टाइप के नहीं हैं। यदि इनकी अपील में, यदि इनकी पहल में, यदि इनके दबाव में इतना दम होता तो इसराइल और हमास कब के अपनी अपनी तलवारें अपनी म्यान में डालकर बैठ चुके होते। ये वहां पर भी ये काम कर चुके थे। यदि इनकी दबाव में और धमकी में दम होता तो पुतिन अपनी मान में चले जाते और यूक्रेन अपनी जगह चला जाता। वो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा, दुनिया भर के बीसियों फ्रंट्स में या तो टेंशन चल रहा है और या आर्म्ड लड़ाइयां हो रही हैं। ट्रंप के कहने कहाने से कहीं भी कुछ भी नहीं रुकता। तो जब कहीं भी कुछ नहीं रुक रहा है तो पहली बात तो आप ये जान जाइए कि ऑपरेशन सिंदूर में नो डाउट इन्होंने पहल की होगी। पहल करना कोई गलत चीज़ नहीं होती। इन्होंने पहल की होगी शांति की, लेकिन इनकी पहल इतनी निर्णायक नहीं है या नहीं हो सकती कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्यवाही रुक जाए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि ये अमेरिकन राष्ट्रपतियों का एक शगल है। वर्ल्ड पीस नोबेल प्राइज पाने के लिए ये दुनिया भर में घूम के अपनी चौधरी वाली भूमिका निभाते रहते हैं। तो जो मैंने आपको मूल बात बताई वो ये कि इनकी पहल में कोई बुरी बात नहीं है, कोई अनैतिक या कोई गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन इनकी पहल में इतना दम नहीं है कि दो युद्ध में लड़ते हुए राष्ट्र इनकी बंसी सुनकर, इनकी शांति की पुंगी सुनकर अपना अपना काम, अपना अपनी लड़ाइयाँ रोक दें। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत इनोवेटिव है और जो आपने सुनी नहीं होगी, किसी ने आपको सुनाई नहीं होगी, न लिखी गई होगी, वो ये कि फिर आखिर ऑपरेशन सिंदूर को रोका किसने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दो लाइन जान जाएं। ये पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हमारी सरकार और सेना की एक आक्रामक या युद्ध वाली कार्यवाही को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। अब यदि मान लो ये ऑपरेशन सिंदूर इसी किस्म से आगे बढ़ता रहता तो पाकिस्तान भी अपनी हैसियत से आक्रमण का जवाब प्रत्याक्रमण से करता, या चीन को अपने साथ मिलाता, तुर्की को अपने साथ मिलाता, जो कुछ उससे बन पड़ सकता वो करता। उसकी प्रतिक्रिया में भारत फिर कुछ करता। तो युद्ध माने आक्रमण, प्रत्याक्रमण, युद्ध और प्रतियुद्ध, ये एक चेन रिएक्शन के समान चलता है जब तक ये अपने निर्णायक फैसले पे ना आ जाए। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों पीछे हटा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सवाल ये है कि हम क्यों पीछे हट गए। पिछले 75 सालों से ऐसा होता आया है कि जब हम कभी निर्णायक विजय के पास पहुंचते हैं तो कोई ना कोई चीज़ होती है और हम रुक जाते हैं। हम पीछे नहीं हट जाते, हम अपने आक्रमण को रोक देते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि आखिर आक्रमण सिंदूर को रुकवाया किसने। तो अब आप इस पर मेरा टेक या मेरा जवाब सुनिए। वो ये है कि जो हमारी सरकार है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो इस किस्म का डिज़ाइन किया गया है कि ये इकोनॉमी और ये देश वॉर की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं झेल पाता।
मतलब नेशन एट वॉर और इकोनॉमी एट वॉर को झेलने की हमारे सिस्टम की ताकत नहीं है। तो आखिर इसको रुकवाया किसने? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं आपको वो इंटरेस्ट बताऊंगा जिनकी वजह से ये चीज़ें रोक दी जाती हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर में गुजरात में जामनगर में हमारे एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनकी एशिया की और दुनिया में भी उसकी रैंकिंग है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है। या यूं कहें कि आज की तारीख में दो देशों के बीच में फुल स्केल वॉर इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी बड़ी परिसंपत्तियों का नाश दोनों देश नहीं सह सकते। तो यदि इस किस्म से ये जो हमारे सॉफ्ट टारगेट हैं, सरकार को इनको भी बचाना रहता है। यदि वास्तव में लड़ाई ऐसे फुल स्केल पे चलेगी तो हमारी उतनी ताकत नहीं रहती कि या हम अपनी उतनी एनर्जी इन सब चीज़ों में लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल कमज़ोर बिंदु हैं कि यदि जो पाक बॉर्डर के पास है, कि यदि हम ऐसा फुल स्केल वॉर लंबे समय तक के लिए शुरू करेंगे तो इसका जो आर्थिक जो झटका है वो सहना हमारे सिस्टम के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। ये तो हुई एक बात, ये तो मैंने आपको उदाहरण से बताया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने वीडियो में मैंने कहा था कि जो इंडिया है कश्मीर जन्नत नहीं है, पूरा इंडिया ही इस समय स्वर्ग में है। और हम सब जितने भी लोग हैं ये सब एक किस्म के हनीमून फेज में जी रहे हैं। और हम लोग की कहानी या खासतौर पर मंत्रियों संतरियों की कहानी लव बर्ड्स के समान है। मतलब ये है कि ये देश इस समय इतने आराम, इतने इत्मीनान, इतने स्वर्ग जैसे उपभोग और हाईएस्ट लेवल के कंजम्पशन लेवल पे रह रहा है कि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि देश को वॉर मोड पे आना पड़े। क्योंकि जब देश वॉर मोड पे आएगा तो इकोनॉमी भी वॉर मोड पे आएगी। खाली सेना वॉर मोड पे नहीं जाती, पूरी देश की इकोनॉमी, देश का पॉलिटिकल सिस्टम, सबको वॉर मोड पर आना पड़ता है। और वॉर मोड को समझने के लिए समझिए कि जो 4M है, ये 4M डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जानिए ये कौन से हैं। पहला तो होता है मिलिट्री स्ट्रेंथ या मिलिट्री सुपीरियरिटी, ये पहला एम है। मतलब आपको अपने सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज, सारा जीनियस और सारी चीज़ें आपको मिलिट्री या आर्मी के फ्रंट पर लगानी पड़ेंगी, तभी आपकी सेना इतनी मजबूत होगी कि वो अटैक कर सके या वहाँ से जो काउंटर अटैक है उसको वो झेल सके। आज के जो युद्ध होते हैं ये पुराने तलवार भाले वाले युद्ध नहीं है, इनमें मैसिव बड़े स्केल पर विनाश होता है, उस साइड भी और इस साइड भी। तो पहला जो एम है वो जो देश मांगता है वो मांगता है मिलिट्री सुपीरियरिटी या मिलिट्री स्ट्रेंथ, नंबर वन। दूसरा होता है मनी। एक नेपोलियन का बड़ा अच्छा कोटेशन है कि सेनाएं पेट के बल पे चलती हैं, पेट के बल पे रेंगती हैं, पेट के बल पे रहती हैं। तो पेट का मतलब कोई खाली अनाज नहीं होता, उसमें अनाज के साथ साथ जितने भी सैनिक साजो सामान हैं, जितने भी सैन्य या रक्षा के अस्त्र शस्त्र उत्पादन वाले कारखाने हैं, उनके भंडारण के कारखाने हैं, मतलब स्टोरेज के। लॉजिस्टिक का मतलब होता है उनको यहाँ से वहाँ लेकर जाना, उनको प्रिजर्व करना। सरल भाषा में कि आपको आपका जो एम है, जो पूरी मनी है, जो देश का मान लो 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से आपको 50 रुपये कहाँ लगाना पड़ेगा? आपको आर्मी के फ्रंट पे लगाना पड़ेगा। और एक बात और है, युद्ध में कोई रनर अप नहीं होता कि ये कोई मिस इंडिया का कंपटीशन है कि ये नंबर बनाए और फिर ये रनर अप है। या तो आप सामने वाले को हराते हो और या फिर अपनी गर्दन कटाते हो। तो उस समय आपको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी मनी है, वो आपको अगर ये सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर और लाडली बहना और प्यारे बहना और ये इन सब चीज़ों से आपको अलग हटके फिर आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? तो फिर जो सारा मनी है वो किस जगह फोकस हो जाएगा? वो फोकस हो जाएगा आर्मी या वॉर फ्रंट की तरफ। तीसरी चीज़ है जो उससे भी महत्वपूर्ण है, वो है मेरिट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए अभी हमारे यहाँ मेरिट का क्या हाल है, मेरिट की क्या गत है, इसके बारे में अभी कुछ मैं बोलूँगा नहीं। पिछले वीडियो में मैंने जरूर बताया था कि हमारा सिस्टम जीनियस किलर है और गार्बेज पुलर है, तो उसको कभी बाद में बताऊँगा। सिर्फ आप इतनी समझिए कि मिसाल के तौर पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का पराभव हुआ, जर्मनी की पराजय हुई, बर्लिन का पतन हुआ, तो जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं, या सरल भाषा में समझिए रूस और अमेरिका की जब सेनाएं पहुंची तो उन्होंने जर्मनी में कोई सोने चांदी की लूट नहीं की। बर्लिन जब पहुंचे तो वहां पर साइंटिस्ट की लूट हुई कि कौन कितने साइंटिस्ट को, भले वो नाजी विचारधारा के हैं, कौन कितने साइंटिस्ट को अपने पास रखता है।
तो ये जो वास्तव में जो वर्ल्ड पावर है, ये अपने जीनियस की वजह से वर्ल्ड पावर है, ये अपने प्राकृतिक संसाधनों की वजह से वर्ल्ड पावर नहीं है। तो सरल बात यह है कि यदि आप इस किस्म का काम करते हैं, तो युद्ध में जाते हैं, तो अभी हमारी सरकार की जो नीति है कि मेरिट को अनदेखा करना, देखिए इसमें बिल्कुल भी इस बात को आप सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन से नहीं जोड़िए। मेरिट किल भाई भतीजावाद से भी होता है। यदि देश में रिजर्वेशन पूरा शून्य भी हो जाए, मेरे अम्बेडकरवादी भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा, इसका लेना देना रिजर्वेशन से ना है, इसलिए इसको दिल पे ना लें। यदि रिजर्वेशन नहीं भी होगा, तो जिस देश में भाई भतीजावाद होता है वहाँ भी मेरिट का कोई स्थान नहीं होता। तो मेरिट को और मेरिट का संबंध कोई सिर्फ सरकारी सेवाओं से नहीं होता। जो हमारे मंत्रालय हैं वहाँ पर भी फिर मंत्रियों में मेरिट देखी जाएगी। अभी आमतौर पर मंत्रालयों का बंटवारा जाति और धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर होता है कि कोई मिनिस्टर कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में या हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम में जैसे ही आप वॉर मोड पे आते हैं, तो आपको मेरिट को नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। अभी आपके यहाँ जो आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में जो टॉपर हैं, ये आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर आपको इनको आत्महत्या नहीं, आपको फिर इनको प्रॉपरली सही जगह पर प्लेस करना पड़ेगा। और इसका मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। अभी 5 या 6 दिन पहले हमारे माननीय जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े भरे दिल से एक अफसोस वाली बात कही थी कि हमारी एयरफोर्स को के पास जो सामग्री है या हथियार हैं, उसकी डिलीवरी हमको समय पे नहीं हो पाती। सही बात तो ये है कि समय पर नहीं हो पाती, कई बार उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती, और होती भी है तो उन सब परियोजनाओं में पैसा बहुत कट जाता है। तो वहाँ पर भी बात क्या है, मेरिट का मतलब ये होता है कि आप या वो जो वैज्ञानिक है या वो टेक्नीशियन है या वो जो टेक्नोक्रेट है, वो दिए गए काम को स्पीड से, माने दिए गए समय में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करके दें, ताकि आर्मी उसको एक्सेप्ट करे, फिर वहाँ उसका ट्रायल होता है। तो अभी जो देश के हर लेवल पर, हर लेवल का मतलब मिनिस्टेरियल लेवल से लेकर क्लर्क लेवल तक, जो मेरिट की अनदेखी होती है अलग अलग नाम पे, कभी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, कभी संविधान की दुहाई के नाम पर, उस चीज को आपको तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ेगा। और चौथी चीज है मैन पावर। सेना को लड़ने के लिए जो पेशेवर सैनिक चाहिए, फुल स्केल सैनिक चाहिए, तो उसमें फिर ऐसी कोई तादाद नहीं रहेगी कि हमको, अभी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तीनों सेनाओं में ऑफिसर्स के सैकड़ों हजारों पद खाली हैं। तो यदि आप जैसे ही वॉर मोड पर जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज को तत्काल पूरा, न केवल पूरा करना पड़ेगा, बल्कि अब युद्ध के प्रकार पूरे बदल गए हैं। अब सिर्फ कोई आर्मी और नेवी और एयरफोर्स नहीं, अब जो युद्ध है बेसिकली तो वो लड़ा जाता है स्पेस में। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर आपको सेना में, आर्टिलरी में, इन्फेंट्री में, इन सब में आपको योग्य लोगों की भर्ती बेहिसाब करना पड़ेगी, क्योंकि जो नुकसान होता है वो बता के नहीं होता, वो भी बड़े स्केल पर होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वॉर को फैलने में वक्त नहीं लगता। आज हमारी वेस्टर्न फ्रंट पे जो युद्ध चल रहा है, हो सकता है कल को वो हमारी ईस्टर्न फ्रंट पर भी पहुंच जाए, हो सकता है वो हमारी नदर्न फ्रंट पे भी पहुंच जाए। तो हमारी थल सेनाएं, हमारी थल सीमाएं ही इतनी ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद जो हमारी जल, जो वाटर, जो सामुद्रिक सीमा है, वो इतनी ज़्यादा है, ये दोनों करीब मिलाए करीब 20-22 हज़ार किलोमीटर की हो जाती हैं। तो इतनी बड़ी सीमाओं की रक्षा के लिए हमको बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। और यदि युद्ध का स्केल बढ़ता है, यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, यदि उसमें लगने वाला टाइम बढ़ता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी उसको सह नहीं पाएगी। सौभाग्य की बात है, हमारी इकोनॉमी दुनिया में इस समय चौथी और तीसरे नंबर पे आने की ओर पर है, तो वो लड़ पाए। लेकिन हमको अपने रिसोर्सेज, ये फ्री बीज से, ये खैरातोनॉमिक्स से हमको मिलिट्री या उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेंगे। तो अब आपने मेरी बात को समझा होगा, इसका मर्म कि ऑपरेशन सिंदूर को किसने रुकवाया। तो निस्संदेह ही हमारे मंत्री, हमारे संतरी, हमारे इस सिस्टम के बेनिफिशियरी लोग हैं, जो किसी किस्म का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। दैट्स ऑल।